कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये कहावत थोड़ा उल्टा होना चाहिए कि मोदी है तो बकचोदी है। जब से मोदी जी भारत में आए, मोदी जी बस बकचोदी ही कर रहे हैं भारत में, और ये सच है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि शुरू में मोदी जी जब भारत में आए थे, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 1-2 साल 3 साल तक बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन फिर उनका जो ना हरकतें वो उल्टे पुल्टे करने लगे। आज इस वीडियो में हम 2 बड़े टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले कैसे मोदी जी के द्वारा और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा हमारे भारत के जो विदेश नीति है वो बर्बाद होता हुआ नजर आ रहे हैं, कैसे वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, कैसे वो डूबता हुआ नजर आ रहे हैं। और दूसरा टॉपिक, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पे टैरिफ लगाने का आरोप। भारत ने अपने डेटाबेस के द्वारा और अपने सूझबूझ से, अपने कूटनीति से डोनाल्ड ट्रंप का इस नकली आरोप को दुनिया के सामने उजागर किया और डोनाल्ड ट्रंप का पोल खोल दिया। ये 2 बड़े टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो पूरी देखना और समझना, मैं पूरे डिटेल में और सबूत के साथ ये दोनों टॉपिक कवर करूंगा। जैसे मोदी जी की कुछ बुराइयां भी होगी, अगर मोदी फैन हो आप तो थोड़ा बच के देखना, अदरवाइज देखना पूरी, क्योंकि भाई सबूत के साथ और लॉजिक के साथ बातें होगी और जो भी बोली जाएगी वो बातें लगभग सच ही होगी 99%, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जिसका मतलब था कि ना हम तो अमेरिका जैसे पश्चिम देशों के साथ पूरी तरह से जुड़े, ना ही सोवियत संघ के साथ यानी रूस के साथ जुड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अबेदल नासर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो जैसे नेताओं ने 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी NAM की स्थापना की थी। इस नीति में भारत को शांति युद्ध के दौरान तटस्थ रहने और विकासशील देशों की आवाज बनने में मदद की। हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ संबंध मजबूत थे और भारत को ग्लोबल साउथ का एक सम्मानित नेता माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सरकार ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पेश करने की जोर दिया, जिसमें G20 जैसे भव्य आयोजन, विश्व नेताओं के साथ गले मिलना और सोशल मीडिया पर दिखावटी कूटनीति शामिल की थी। लेकिन क्या ये सब वास्तव में प्रभावी रहा? जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। आइए पड़ोसियों और प्रमुख देशों के साथ संबंधों का विस्तार से देखते हैं। चलिए मालदीव से शुरू करते हैं, जो हिंद महासागर में हमारा एक रणनीति समुद्री पड़ोसी है। मालदीव के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं। 1988 में जब मालदीव की तख्तापलट की कोशिश हुई, तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत सैन्य सहायता दी और उसकी सरकार को बचाया। भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता दी, बुनियादी ढांचा, परियोजना और चिकित्सा सेवाएं प्रदान। लेकिन 2023 में मालदीव ने मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति चुना, जिन्होंने इंडिया आउट अभियान पर चुनाव लड़ा। जी हाँ, उसका पूरा अभियान भारत के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित था। मुइज्जू ने सत्ता में आते ही भारत से 70-80 सैनिकों को हटाने की मांग की, जो हेलीकॉप्टर संचालक और चिकित्सा निकासी के लिए वहां पे तैनात किए गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले मोदी जी का दबावपूर्वक रवैया में जब मोदी जी ने मालदीव का दौरा किया, तब बहुत सारी दिखावटी घोषणाएं की गई, जैसे नई परियोजनाओं की शुरुआत। लेकिन मालदीव की स्थानीय सरकार को लगा कि भारत उनकी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा, 2024 में कुछ मालदीव मंत्रियों के भारत के खिलाफ अपमानजनक बयानों को भारतीय सोशल मीडिया पर और मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसके बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार शुरू कर दिया। इससे मालदीव की पर्यटन आधारित अव्यवस्था को नुकसान हुआ और भारत विरोधी भावनाएं और भड़क गई। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन ने मालदीव में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सड़कें, पुल और बंदरगाह जैसे परियोजनाओं में भारी निवेश किया, जबकि भारत की परियोजनाएं धीमी गति से चल रही है। नतीजा ये निकला कि मालदीव अब भारत से दूरी बना रहा है और चीन की ओर झुक रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नेपाल का, तो नेपाल का भी संबंध हमारे भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। नेपाल पहले भारत का परम मित्र माना जाता था, उनकी मित्रता भारत के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में वो सारी चीजें चेंज हो गई। नेपाल और भारत की साझा संस्कृति, हिंदू बौद्ध धर्म परंपराएं और खुली सीमा ने दोनों देशों को जोड़ा था, लेकिन हाल ही के वर्षों में ये रिश्ता टूटने की कगार पर है। सबसे बड़ा झटका 2015 में लगा, जब नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया। दक्षिण नेपाल के मधेसी समुदाय, जो भारत के साथ जातीय संबंध रखता है, उन्होंने इस संविधान के खिलाफ विरोध शुरू की। भारत पर इन विरोधों का समर्थन देने और नेपाल पर दबाव डालने के लिए अनौपचारिक रूप से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की नाकाबंदी करने का आरोप लगा। भारत ने इस नाकेबंदी से इनकार कर दिया, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। नेपाल के लोगों में भारत के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। इसके बाद 2020 में काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद ने आग में घी डाला। भारत ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी को भारत के क्षेत्र में दिखाया गया। नेपाल ने जवाब में अपना नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया। यह कूटनीतिक टकराव इतना बढ़ा कि दोनों देशों के बीच बातचीत ठप हो गई। इस दौरान चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत की। चीन ने सड़कें, रेलवे और जल विद्युत परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया, जैसे कि पोखरा हवाई अड्डा। दूसरी ओर भारत की परियोजनाएं जैसे पचेश्वर बांध, नौकरशाही और फील्डिंग की कमी की वजह से वर्षों तक अटकी हुई है। नतीजा, नेपाल जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र था, अब भारत से दूरी बना रहा है और चीन का दोस्त बन रहा है। वहीं तीसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी कभी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, भारत का एक परम मित्र हुआ करता था।
1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई गई तो उसमें भारत का बहुत बड़ा भूमिका था। शेख हसीना की सरकार के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत मजबूत थे, सीमा विवाद सुलझाए गए, व्यापार बढ़ा और संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए। लेकिन 2024 में बांग्लादेश में नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और इन विरोध में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और वह भारत भाग आई। यहाँ भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चूक सामने आई। भारत ने तटस्थ रहने और सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक बातचीत करने के बजाय शेख हसीना को खुलकर समर्थन किया। जब हसीना भारत में शरण ली तो बांग्लादेश में यह धारणा बनी कि भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें भारत बांग्लादेश से दूर रहो जैसे नारे गूंजने लगे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया और हमेशा की तरह चीन ने मौका का फायदा उठाया। नई सरकार को आर्थिक और बुनियादी ढांचा सहायता की भारत की स्थिति की ओर कमजोर कर दिया। इससे यह पता चलता है कि चीन कैसे भारत को उसकी मानसिक के साथ, कूटनीति के साथ खिलवाड़ करके हर देशों से अलग कर रहे हैं और भारत की आर्थिक व्यवस्था को डगमगवा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पड़ोसी के अलावा भारत के पश्चिम देशों खासकर कनाडा और अमेरिका के साथ संबंध भी खराब हुए। 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि भारत एजेंट सिख अलगवादी नेता हरदीप निज्जर की कनाडा में हत्या में शामिल थे। यह एक गंभीर आरोप था, लेकिन भारत का जवाब कूटनीतिक से ज्यादा टकरावपूर्ण था। विदेश मंत्रालय ने इसे बेतुका कहकर खारिज कर दिया और कनाडाई राजनीतिकों को निष्कासित कर दिया गया। जवाब में कनाडा ने भारत राजनीतियों को निष्कासित किया। नतीजा, भारत कनाडा संबंध पूरी तरह से ठप हो गए, व्यापार वार्ताएं रुक गई और आपसी विश्वास चरम निम्न स्तर पर पहुंच गए। इसी तरह अमेरिका के साथ भी हुए। एक गंभीर विवाद सामने आया। 2023 में अमेरिका न्याय विभाग ने दावा किया कि भारतीय अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में सिख अलगवादी गुरतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची है। एक भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोप भी दायर किए गए। भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन जांच में पूर्ण सहयोग नहीं किया। इससे भारत अमेरिका संबंध को तनावपूर्ण बना दिया, जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की रूस के साथ निकटता के कारण नाजुक थे। कनाडा और अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापार और सुरक्षा साझेदार था और इसके साथ संबंध खराब करना एक रणनीतिक भूल है। और भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती अगर कोई है तो वो है चीन। जी हाँ, अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, चीन की। भारत और चीन के बीच दशकों से तनाव रहा है, लेकिन 2020 का गलवान घाटी संघर्ष, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए, उन्होंने रिश्ता को निम्नतम स्तर पर ला दिया। लद्दाख में सीमा विवाद आज भी अनसुलझा है। चीन ने वास्तव में नियंत्रण रेखा लेक के पास गांव, सड़कें और सैन्य चौकियां बनाई है, जिसमें सीमा की स्थिति को बदल दिया है। भारत का जवाब सीमित रहा है। कुछ सैन्य तैनाती और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो अक्सर देरी से शिकार होती है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI दक्षिण एशिया में भारत को पीछे छोड़ रहा है। मालदीव में माले ब्रिज, श्रीलंका में हवनटोंट पोर्ट और नेपाल में पोखरा हवाई अड्डा जैसे प्रोजेक्ट चीन की ताकत दिखाते हैं। 2022 में जब श्रीलंका आर्थिक संकट में था, भारत ने $4 बिलियन की सहायता दी, लेकिन यह बहुत कम था। चीन के बड़े निवेश और तेजी से पूरे होने वाले प्रोजेक्ट भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर कर रहा है। भारत की परियोजनाएं जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड निपक्षीय राजमार्ग दशकों से अटकी हुई है। यह विदेश नीति की योजना और कार्यान्वयन में कमी को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि भारत की विदेश नीतियों में इतनी सारी असफलताएं क्यों हैं? इनके 4 प्रमुख कारण हैं। उन कारणों के बारे में बात करें। मोदी सरकार को भव्य आयोजन और छवि निर्माण बहुत पसंद है। विश्व नेता के साथ गले मिलना, G20 जैसे बड़े सम्मेलन का आयोजन करना और सोशल मीडिया पर विश्व गुरु की छवि बनाना प्राथमिकता रहा है इनका। लेकिन कूटनीति में ठोस परिणाम मायने रखते हैं, ना कि फोटो सेशन। उदाहरण के लिए 2023 की G20 सम्मेलन पर भारत ने अरबों रुपए खर्च की, लेकिन इसका क्या परिणाम निकला? हमारे पड़ोसी देश अभी भी शत्रुपूर्ण है और वैश्विक प्रभाव में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। अब दूसरा जो कारण दोस्तों वो है आक्रमण रवैया। भारत हमेशा आक्रमण करता है। भारत का रवैया खासकर छोटे पड़ोसी के साथ अक्सर आक्रमण रहा है। नेपाल में नाकेबंदी का आरोप, बांग्लादेश में एक पक्ष का समर्थन और कनाडा व अमेरिका के गंभीर आरोपों को बेतुका कहकर खारिज करना, ये सब सहयोगी को दूर रखने का काम करता है। कूटनीति में धैर्य, संवाद और समझौता की जरूरत होती है, लेकिन वर्तमान नीति में इनकी कमी दिखाई गई है। और तीसरा सबसे बड़ी कारण है चीन के साथ मुकाबला करने में हार होना और सफलता हाथ लगना। चीन का बड़ा प्रभाव भारत की विदेशी नीतियों की सबसे बड़ी असफलता है। जहां चीन तेजी से प्रोजेक्ट्स पूरे करता है, वहीं भारत की परियोजनाएं नौकरशाही और फंडिंग की कमी के कारण, उदाहरण के लिए भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग 1 दशक से अधूरा है, जबकि चीन के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो रहे हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का भूमिका। जयशंकर जी को उनके भाषण और तीखे जवाबों के लिए सराहाया जाता है, लेकिन कूटनीति में परिणाम मायने रखते हैं। उसके कार्यकाल में लगभग हर पड़ोसी के साथ संबंध खराब हुए। कनाडा के निज्जर मामले को बेतुका कहना या अमेरिका के पन्नू मामले को छोटा मुद्दा बताना कूटनीतिक नहीं बल्कि टकरावपूर्ण था। यह रवैया समस्याओं को हल करने के बजाय और बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे ट्रंप के द्वारा भारत पे टैरिफ दावों का। भारत ने कैसे विजय हासिल किया, कैसे उसे सुलझाया।
उस चीज के बारे में बात करते हैं। 2019 में ह्यूस्टन टेक्सास में हाउडी मोदी इवेंट हुआ, जहां ट्रंप और मोदी ने एक मंच साझा किया। लाखों भारतीय अमेरिकी वहां पे मौजूद थे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। ट्रंप ने मोदी को महान नेता कहा और मोदी ने ट्रंप को। इन लोगों ने एक दूसरे को वैश्विक नेता बताया। यह भारत अमेरिका संबंधों का सुनहरा पल था। लेकिन 2020 आते आते ट्रंप ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने भारत पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया, दावा करते हुए कि भारत अमेरिका के सामानों पर भारी टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर लगभग कोई टैरिफ नहीं लगाता है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत टैरिफ किंग है, वे हमारे उत्पादों पर 100% से 200% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन हम उन पर कुछ नहीं लगाते। यह बयान भारत की छवि को नकारात्मक रूप से पेश करता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए तथ्यों का पड़ताल करते हैं। भारत ने ट्रंप के आरोपों का जवाब एक विस्तृत वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के साथ दिया। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि भारत के टैरिफ उतने ऊंचे नहीं हैं जितना ट्रंप दावा करते हैं। औद्योगिक सामानों पर भारत का औसत टैरिफ 12% है और कृषि उत्पादों पर 39.8%। ये आंकड़ा सुनने में ऊंचा लग सकता है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो ये मध्यम है। उदाहरण के लिए जापान और दक्षिण कोरिया अपने कृषि उत्पादों पर 50% से अधिक टैरिफ लगाते हैं, और अमेरिका, वो भी डेयरी और कपड़ों के क्षेत्र में। ट्रंप का दावा कि भारत अकेला टैरिफ किंग है, जो पूरी तरह गलत था। इसके अलावा भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में अमेरिका के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। यह शिकायत अमेरिका के 25% स्टील और 10% एल्युमिनियम टैरिफ के खिलाफ थी, जो 2018 में ट्रंप ने लगाए थे। भारत ने तर्क दिया कि ये टैरिफ WTO नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये चुनिंदा देशों को निशाना बनाते हैं। भारत ने यह भी साबित किया कि उसके अपने टैरिफ घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए है और WTO नियमों का दायरा में है। अमेरिका अपने टैरिफ का ठोस सबूत नहीं दे सकता है, और जिसके वजह से भारत का पक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ। भारत सिर्फ शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रहा। 2018 में जब ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारत ने अमेरिकी सामानों जैसे बादाम, अखरोट, सेब और हॉर्ल डेविडसन मोटरसाइकिल पर जवाबी टैरिफ लगाए। यह अमेरिका कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर हॉर्ल डेविडसन जैसी कंपनी के लिए, जिनकी मोटरसाइकिल भारत में बहुत लोकप्रिय है। इन टैरिफों ने अमेरिकी निर्यातों को प्रभावित किया और ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। 2023 में जब बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार वार्ताएं फिर से शुरू की, भारत ने एक रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने अपने जवाबी टैरिफ हटाने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ, अमेरिका को भी अपने टैरिफ कम करने होंगे। यह एक कूटनीतिक जीत। इससे न केवल भारत अमेरिका व्यापार संबंध सुधरे, बल्कि वैश्विक व्यापार समुदाय में भी भारत की तारीफ हुई। भारत ने दिखाया कि वह अपने हितों की रक्षा कर सकता है बिना अनावश्यक टकराव के। भारत के जवाब ने ट्रंप के पाखंड को पूरी तरह उजागर कर दिया। ट्रंप ने भारत को चीन जैसे देशों पर अनुचित व्यापार का आरोप लगाया, लेकिन जब भारत ने डेटा और तथ्यों के साथ जवाब दिया तो उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं बचा। वास्तव में अमेरिका की अपनी नीति में खामियां हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जो उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में सस्ता बनाता है और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। इसके अलावा अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में टैरिफ भारत से कम नहीं है। भारत का संतुलित दृष्टिकोण न तो चीन के साथ पूरी तरह से गठबंधन करना और न ही अमेरिका के आक्रमण टकराव ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की ताकत को दर्शाना था। इसने न केवल ट्रंप के दावों को तोड़ा, बल्कि अन्य देशों चीन के लिए भी WTO में अमेरिका को चुनौती देने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। यह सिर्फ भारत और अमेरिका का मामला नहीं है, यह एक वैश्विक सबक है। ट्रंप की अमेरिकी फास्ट नीति और संरक्षणवाद दर्शाते हैं कि एक देश अपने व्यापार नीतियों को सही ठहराने के लिए तथ्यों को तोड़ मोड़ सकता है, लेकिन जब भारत जैसे देश डेटा आधारित तर्क और कूटनीति का उपयोग करते हैं तो ऐसे दावे धराशायी हो जाती है। भारत ने न केवल अपने घरेलू उद्योगिक की रक्षा की, बल्कि वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता की वकालत की। यह ग्लोबल साउथ के लिए एक मिसाल है कि कैसे तथ्यों और रणनीतियों के साथ बड़े देशों को चुनौती दी जा सकती है। अब अंतिम बात करते हैं दोस्तों, यह भी भारत की विदेश नीति की चुनौती और व्यापारिक विजयों की विस्तृत कहानी है। एक तरफ मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी के साथ बिगड़ते रिश्ते और कनाडा व अमेरिका जैसे देशों के साथ तनाव हमारी कूटनीतिक असफलताओं को दर्शाता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दावों को ध्वस्त करके भारत ने दिखाया कि वह वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी है। हमारे पास विश्व नेता बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए स्मार्ट कूटनीति और घरेलू सुधारों की जरूरत है, न कि सिर्फ दिखावे या आक्रमण रवैया की। आपका क्या ख्याल है? क्या भारत की विदेशी नीति वाकई एक आपदा है? हमारी व्यापारिक जीत हमें सही रास्ते पर ले जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।